हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विनोद सिंगला है। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे। थर्ड सेमेस्टर के लिए अभी एक टॉपिक इसमें रहता है एंड दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। मैं आज आपको इस लेक्चर में अमलगमेशन के बारे में कुछ बताऊंगा और ये वाला टॉपिक 4 से 5 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि मेरे पिछले लेक्चर्स की तरह आपको ये लेक्चर भी पसंद आए, समझ आए। तो आप सभी के लिए देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज का दो कंपनी का आपस में मिलना, एकीकरण। ये क्या बला है, ये क्या टॉपिक है, कृपया इसके बारे में देखिए। जब दो एक जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो एक जैसा व्यवसाय कर रही है, एसेट्स लायबिलिटी में एक दूसरे के समकक्ष हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, जो आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू कंपनी। जैसे एग्जांपल इज कि एक कंपनी है, एक बी लिमिटेड है, दोनों ने आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण किया, दैट इज कॉल्ड सी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन बेसिकली किया इसीलिए जा रहा है ताकि ये दोनों एक दूसरे के प्लस पॉजिटिव्स का फायदा उठा सके और जो जो अपने अंदर कमियां हैं उसको वो दूर करके मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके। तो दिस इज कॉल्ड द अमलगमेशन, जिसमें दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर रही है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। इसी से मिलता जुलता देयर इज अनदर टॉपिक एंड दैट इज अब्जॉर्प्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं संविलियन। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, कोई तीसरी कंपनी का निर्माण नहीं हो रहा। ऑलरेडी जो दो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग है, जो बड़ी कंपनी है, जिसके पास ज्यादा नेट एसेट्स हैं, लायबिलिटी जिसके पास है, जिसका एक्सपेंशन ज्यादा बड़ा है, वो अपने से छोटी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेगी। तो इसके अंदर कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं होगा। इसमें जो निर्माण होगा वो एग्जिस्टिंग कंपनी का ही होगा, लेकिन जो उससे छोटी कंपनी है सेम बिजनेस करने वाली, वो इसके अंदर आकर मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो दोनों का बेसिकली जो मेन उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि एक तो ये एंड ऑफ कंपटीशन कर सकते हैं, आपस में इनका जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मार्केट को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और ये तो ट्रेंड है, बेसिक रूल्स है। जब दो कंपटीटर हाथ मिला लेते हैं तो ऑब्वियसली बेनिफिट उन्हीं का ही होता है, और जितने ज्यादा कंपटीटर मार्केट में होंगे तब अल्टीमेट बेनिफिट कस्टमर्स का होता है। तो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये दोनों कंपनी आपस में हाथ मिला लेती हैं, देन अमलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। इसी प्रकार इसमें जो और भी हम चीजें कह सकते हैं कि एक दूसरे के पॉजिटिव्स का ये फायदा उठा सकते हैं। जस्ट सपोज कि अगर हम इस अमलगमेशन के टॉपिक की बात करें तो ए कंपनी के पास अगर ज्यादा मैन पावर है, अच्छी मैन पावर है, तो वो बी कंपनी उसका फायदा उठा सकती है। बी कंपनी के पास यदि ज्यादा पैसा है तो वो उसका फायदा ए कंपनी उठा सकती है। इसके पास मार्केट एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है, इसके पास एडवर्टीजमेंट स्किल्स ज्यादा है। तो इस प्रकार से मिलकर, आपस में मिलकर एक दूसरे के प्लस का फायदा उठाकर अपना खुद का फायदा कर सकती है। तो बिजनेस एक्सपेंशन हो जाएगा, व्यवसाय का विस्तार होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा। तो दीज आर सम बेनिफिट्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जिसके कारण दो कंपनी आपस में मिलना चाहती है, आपस में हाथ मिलाना चाहती है। तो दिस इज व्हाट अमलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। देयर इज अनदर टॉपिक कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये निर्माण कर रही है अपना। तो पुनर्निर्माण बेसिकली अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें किसी नई कंपनी का जन्म हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों सी बातें हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो एक एग्जिस्टिंग
कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी, विद्यमान कंपनी जो है वो बेसिकली फॉर लास्ट 4 ईयर्स से लॉसेस में जा रही है, लॉसेस में, यानी हम इसको कह सकते हैं एक सिक कंपनी, एक बीमार कंपनी। तो अपने कुछ प्रयासों से, कुछ एफर्ट्स से ये अपने आप को सुधारना चाहती है, सुधार करती है, सुधार करना चाहती है, तो उसके लिए उसे जो स्टेप उठाने पड़ते हैं दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। इसमें इस कंपनी को कोई टेक ओवर नहीं कर रहा है, कोई बाहर की कोई कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है। रिकंस्ट्रक्शन में अपने आप का ही पुनर्निर्माण करना है, और ये दो प्रकार से होगा। नंबर 1 इज एक्सटर्नल एंड नंबर 2 इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये किस प्रकार से काम करेगा, जस्ट लुक एट दिस नाउ। इसमें जो बीमार कंपनी है, इसी के शेयर होल्डर्स, इसी के प्रमोटर्स या इसी की जो भी इसके अंदर लोग लगे हुए हैं, वो सभी एक नई कंपनी का निर्माण करेंगे। शेयर होल्डर सेम ही है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आसाम टी लिमिटेड के नाम से है और ये कंपनी लंबे समय से बीमार चल रही है, लॉसेस में जा रही है, तो इसने एक नई कंपनी का निर्माण किया, न्यू आसाम टी लिमिटेड। लुक एट दिस नाउ, नेम जो है ऑलमोस्ट सेम है, आसाम टी लिमिटेड, न्यू आसाम। ये कंपनी इस पुरानी कंपनी को टेक ओवर करती है, मार्केट में नए नाम के साथ आ रही है, लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि अभी तक जो लॉसेस पुरानी कंपनी ने सेट किया हम उसको सुधार रहे हैं, हम उसके अंदर जो है आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अब हम जो है जो हमारे अंदर जो कमियां रही हैं उसे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नई कंपनी बनी है वो है ऑलमोस्ट सेम पुराने वाली ही, नाम नया है, शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट वही है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल इसलिए बोला गया क्योंकि ये कंपनी एक्सटिंग्विश हो गई, बंद हो गई, मर्ज हो गई एक नई कंपनी में जिसका नाम होगा न्यू आसाम टी लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो लिटिल बिट ये मिलता जुलता ही है इस अब्जॉर्प्शन वाले कंसेप्ट के साथ। लेकिन जो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। इसके अंदर किसी नई कंपनी का जन्म नहीं होगा, जो ऑलरेडी एक कंपनी होगी, जस्ट सपोज कि वो ए कंपनी है और वो बीमार चल रही है, लॉसेस में जा रही है। अब जो कंपनी लॉसेस में जा रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी शेयर कैपिटल मार्केट में जिस रेट पे शो हो रहे हैं शेयर्स, वो वास्तव में उसकी सही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते होते। वो दिखा रखा है बुक्स के अंदर कि 10 रुपए का शेयर है, चाहे मार्केट में वो 4 रुपए का रह गया हो, 3 रुपए का रह गया हो, तो शेयर कैपिटल जो है सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। दैट इज नॉट द राइट और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, वो वहां नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसी प्रकार जो एसेट्स होंगी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाई गई होगी। इसी प्रकार जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें अकम्युलेटेड लॉसेस इकट्ठे हो चुके होंगे क्योंकि हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार गुडविल, जो कंपनी लगातार लॉसेस में जा रही होती है उसकी गुडविल भी जीरो ही है, उसके पास नहीं है, वो राइट ऑफ ही नहीं कर पा रही गुडविल अपने आप को। तो जब वो राइट ऑफ ही नहीं कर पा रही है गुडविल, तो ये सब कुछ कंपनी की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंपनी को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है, चेंज करती है उस लेवल तक जो मार्केट में उस कंपनी को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। कि अगर 10 का शेयर है मार्केट में 4 का है तो वो 4 का दिखाएगी उसको। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में वो अपने क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को भी शामिल करती है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपको हमने जितने रुपए भी देने हैं वी कांट पे दैट। तो ये लोग भी अपने अमाउंट को रिड्यूस करते हैं कि भाई मान लीजिए डिवेंचर होल्डर के 1 करोड़ थे तो उनको कहा जाता है कि 50 लाख वी कैन पे। तो ये डिवेंचर होल्डर मार्केट में 50 लाख को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें से 50 लाख रुपए निकल जाएंगे। तो ये निकलना, ये क्या चीजें हैं, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई, कुछ पैसे निकल गए लाइबिलिटी साइड में से। क्रेडिटर्स मान लीजिए 20 लाख के थे, 10 लाख रुपए इन्होंने छोड़ दिए तो क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो गए। डिवेंचर होल्डर 1 करोड़ के थे, 50 लाख इनसे कम करवा दिए गए। तो इस तरीके से लाइबिलिटी साइड में कुछ पैसे निकल गए, वो पैसे हमारे बच गए। और वी ऑल नो कि इन दोनों का जोड़ बराबर होता है, दैट इज लायबिलिटी एंड एसेट साइड का जोड़ बराबर होता है। तो वो जो पैसा बचा है रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के दौरान, तो उस रुपयों को हम यूज करेंगे
अकम्युलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, जो हम लोगों ने अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है वो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। उससे क्या होगा कि आपकी शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, डिवेंचर उस रेट पर आ गए जो मार्केट में आपको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेशली शेयर कैपिटल। इन द सेम सेंस जो है आप लोगों के पास जो लॉसेस वगैरह वाला कंसेप्ट है वो लॉसेस आप राइट ऑफ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे पास अब पैसा बच गया लाइबिलिटी साइड में, हम उस रुपए को इसमें यूज करेंगे, उससे ये वाली साइड रिड्यूस हो जाएगी, उधर वाली ऑलरेडी रिड्यूस थी। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्थिति बराबर हो जाएगी। अब मार्केट में नई एसेट्स के फिगर के साथ, नई लायबिलिटी के फिगर के साथ मार्केट में उतरा जाएगा, लोगों को विश्वास दिलाया जाएगा कि अब हम नए सिरे से अपने काम को शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली मैंने जो 4 चीजें आपको बताई है, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इनमें क्या कुछ चीजें हैं, जस्ट प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग। अगेन, अमलगमेशन में 2 कंपनी आपस में मिलेगी, एक नई कंपनी का जन्म होगा। अब्जॉर्प्शन में एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो किसी और अपने से थोड़ी छोटी कंपनी को खरीदेगी। जरूरी नहीं है छोटी कंपनी को खरीदा जाए, बराबर की भी हो सकती है, अगर उसके पास क्षमता इतनी कि वो उसको खरीद सकती है तो वो खरीद लेगी। तो लेकिन नई कंपनी का निर्माण नहीं होगा, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी के नाम से अब नई कंपनी का निर्माण हो जाएगा जिसमें एक कंपनी मर्ज हो चुकी है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो नई कंपनी बनेगी वो वास्तव में वही शेयर होल्डर होंगे जो पुरानी कंपनी में थे। ये उस बीमार कंपनी को नई ऊर्जा देने के लिए, नई लाइफ देने के लिए उसका निर्माण हुआ है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इन तीनों कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर क्योंकि उसकी शेयर कैपिटल और एसेट्स सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है कंपनी का, उसको वास्तविक स्थिति पर लाने के लिए वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी, बचे हुए पैसों को यूज किया जाएगा अकम्युलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए और डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो हम नहीं लगा पाए हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहे थे। इन सब चीजों के बाद वी कैन से कि ये जो चीजें हैं इससे हम एक नई कंपनी निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो अमलगमेशन के फॉर्म में है, अब्जॉर्प्शन के फॉर्म में है, रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है। रिकंस्ट्रक्शन 2 प्रकार का बताया मैंने, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये अभी हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर चल रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी आज का जो मेरा ये पहला लेक्चर इससे रिलेटेड होगा, इसमें मैं बेसिकली आपको सारा जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक किसी भी चैप्टर की नींव मजबूत ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी जब आपको ये सारा बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन इट विल बी इजी फॉर अस कि आप इसके आगे प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल पोर्शन डिपेंड करता है इसी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको बेसिकली 2 चीजें पता होनी चाहिए। देयर आर 2 कंपनीज, नेमली ट्रांसफरर कंपनी एंड सेकंड वन इज ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो है जो अपने आप को मर्ज करने जा रही है, मिलाने जा रही है। जैसे अभी हमने बात की थी अमलगमेशन की, तो उसमें ए और बी दोनों मिलकर सी में आ गई, तो ये भी ट्रांसफरर कंपनी हो गई, ये भी ट्रांसफरर कंपनी हो गई। और जो ये सी है ये मानी जाएगी ट्रांसफरी, जिसके अंदर कोई कंपनी मिल रही है या जिस नई कंपनी का निर्माण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी। और जो कंपनी अपने आप को बंद कर रही है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरर कंपनी। फ्रेंड्स, अमलगमेशन के बारे में जो अब मेन कंसेप्ट आप लोगों के सामने आ रहा है, दैट इज अमलगमेशन इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स। इन द नेचर ऑफ merger and this is a nature of purchase। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग इस टॉपिक की है कि there are 2 companies, transferor and transferee। In the same sense, amalgamation will be of 2 types, that is nature of merger and nature of purchase के टाइप से। Please concentrate on these topics। What is merger का केस? एकीकरण जो हम ये करने जा रहे हैं, मिश्रण की प्रकृति का, ये किस प्रकार से होगा? 5 कंडीशंस हैं। अगर वो 5 कंडीशंस पूरी हो जाती है तब हम मानेंगे कि अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर उन 5 में से एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ
amalgamation in the nature of purchase. Just please concentrate what it says. Number 1, जो कंपनी मर्ज होने जा रही है, ट्रांसफर कंपनी, उसकी सारी संपत्ति प्लस सारी की सारी लायबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आप लोगों ने ट्रांसफर करनी है ट्रांसफरी कंपनी को। सारी की सारी ट्रांसफर होनी चाहिए, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज सारी की सारी ट्रांसफर होनी चाहिए, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज मान लो ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर नहीं करती है ट्रांसफरी कंपनी को, तब हम उसको मर्जर का केस नहीं मानेंगे। तो मर्जर के केस में पहली चीज क्या है, सारी की सारी संपत्ति, सारे के सारे दायित्व आपने ट्रांसफरी कंपनी को देने हैं। पॉइंट नंबर 2, 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी will be the equity shareholder of transferee company. This is a very good point. Friends, जो कंपनी मर्ज होने जा रही है, मिलने जा रही है, खत्म होने जा रही है, उसके 90% जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे वो ट्रांसफरी कंपनी में भी अपना स्टेक रखेंगे शेयर्स के रूप में। शेयर्स किसके? ट्रांसफरी कंपनी के। ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसको मर्जर का केस नहीं मानेंगे। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान देनी है, अगर इस संयोजन से पूर्व, इस मिलन से पूर्व ही, पहले ही अगर कोई शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर्स ले रखे तो उसको इसमें 90% में शामिल नहीं किया जाएगा। 90% इज व्हाट आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपस में मिलने की जो बात हुई है, उसके बाद यानी उस समय जो इक्विटी शेयर होल्डर थे ट्रांसफरर कंपनी में, उसका 90% मस्ट बी द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो स्टेक उसमें इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर बेसिकली हमारे सभी इलस्ट्रेशंस, जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सम्स आएंगे बेसिकली, वो सारे इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपके पास रहेगी कि जो पेमेंट की जा रही है, पेमेंट, अब देखिए अगर बिजनेस खरीदा जा रहा है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो जो ट्रांसफरर कंपनी के, क्योंकि पैसे तो ट्रांसफरर कंपनी को देने हैं ना, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं, बेसिकली जो भी पैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको केवल शेयर कैपिटल के रूप में दिए जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स। अब मान लीजिए 50 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 50 लाख रुपए में हम आपकी कंपनी के, तो 50 लाख रुपए के ट्रांसफरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स देगी, 1 रुपया भी नगद नहीं होना चाहिए, 1 रुपया कैश भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी नगद दे दिया तो मर्जर केस नहीं माना जाएगा। हाँ, देयर आर 1 or 2 कंडीशंस जहां पर हमें कैश देना मजबूरी हो जाएगी, जो आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। फिर भी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक वर्ड होता है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन शेयर। आप लोगों ने सुना होगा वर्ड फ्रैक्शन शेयर, कि मान लीजिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कहा गया कि आपके 3 शेयर्स के बदले में मैं 1 शेयर दे दूंगी। तो ट्रांसफरर कंपनी के पास मान लीजिए 50,000 शेयर्स है, मान लीजिए, तो इसको 3 के बदले में 16,666 सही 2/3 शेयर मिलेंगे ना ट्रांसफरी कंपनी की। ये तो जनरल सी बात है। अब ये वाले शेयर तो सही है जी, अब ये जो फ्रैक्शन शेयर है, ये शेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कंप्लीट शेयर होगा। तो ऐसी स्थिति में इस वाले शेयर का हिस्सा जो होगा वो हमें नगद देना पड़ेगा, और नगद भी कौन सा? मार्केट में जो रेट होगा, मार्केट प्राइस, एक बुक वैल्यू होता है जो आपको दिया हुआ है, फेस प्राइस जो भी इसमें बुक में दे रखा है, एक उसका जो मार्केट रेट होगा। तो ये जो फ्रैक्शन शेयर होगा, इसके बदले में हम शेयर नहीं दे सकते, इसके बदले हमें नगद देना पड़ेगा। और नगद कौन सा? मार्केट में जो रेट, मान लीजिए कि 100 रुपए का शेयर आपके पास है, मार्केट में वो 150 रुपए का है, तो 2/3 का मतलब गुना 150, 150, तो वो आपका 100 रुपए नगद माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो नगद नहीं माना जाएगा, वो दैट इज ड्यू टू फ्रैक्शन शेयर हमें देना पड़ा, तो उसको हम नगद वाला कंसेप्ट नहीं मानेंगे, और वो हमारा केस मर्जर का माना ही जाएगा। लेकिन यदि कह दिया जाए कि 50 लाख रुपए देने, 40 लाख रुपए के शेयर ले लो, 10 लाख रुपए नगद ले लो, तो वो मर्जर का केस नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फोर्थ जो कंडीशन है कि ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है, जो कंपनी बंद हो रही है उसका जो बिजनेस है, वो ट्रांसफरी कंपनी चलाना चाहती है, कंटिन्यू फॉर्म में रखना चाहती है उस बिजनेस को। यानी कि ए ने बी को खरीद लिया, अब बी के पास बोर्ड के ऊपर नाम आ गया ए कंपनी का,
तो वो बी का जो 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 बिजनेस हाउस था, जो बिल्डिंग थी, जो दुकान थी, जो उसमें काम चल रहा था, उसको बंद नहीं किया गया है, वो काम एज इट इज चल रहा है, मालिक बदल गया है, उसका बिजनेस चालू रखने की पूरी उसकी इच्छा हो, चालू रखता भी है, तभी वो मर्जर केस माना जाएगा। लेकिन यदि उसका बिजनेस ही मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्डिंग बेच दी, एवरी सिंगल थिंग जो है उसका नामो निशान मिटा दिया गया उस बिजनेस का ही, तो दैट इज नॉट अ केस ऑफ मर्जर। मर्जर के केस में ट्रांसफर होने वाली कंपनी का बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी चालू रखना चाहती है। और नंबर 5, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लीज आएगी फ्रेंड्स, वो बुक वैल्यू पर होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक वैल्यू पर वो होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अमेंडमेंट किया गया है तो दैट विल बी अ केस ऑफ परचेज। तो दीज आर द 5 कंडीशंस, आप इसको बार बार सुनिएगा एंड आई होप कि आपको सारा समझ में आएगा। तो मर्जर का केस हो जाएगा ये, और परचेज का केस कौन सा होगा फ्रेंड्स? अगर इन 5 में से एक भी कंडीशन रह जाती है, कोई भी कंडीशन जो एक्सप्लॉइट हो जाती है, कोई भी कंडीशन का वायोलेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ परचेज, वो परचेज का केस माना जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन आ सकता है कि ये 2 केस क्यों बताए जा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो मर्जर और परचेज के केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो केस मर्जर का है या परचेज का, क्योंकि दोनों स्थिति में हमारी जर्नल एंट्रीज अलग अलग होंगी। ट्रांसफरी कंपनी के केस में, ट्रांसफरर कंपनी के केस में तो सेम ही एंट्री रहेगी, केस चाहे मर्जर का हो चाहे परचेज का हो, लेकिन जो ट्रांसफरी कंपनी होगी उसके खातों में एंट्रीज चेंज हो जाएगी इन केस ऑफ मर्जर एंड इन केस ऑफ परचेज। सो दैट इज द ओनली रीजन हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं आपको आज इससे जो रिलेटेड है इस लेक्चर के अंदर अंतिम टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई होप कि अभी तक आपको ये सारा समझ में आया होगा अच्छे से। एंड अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो थियोरेटिकल बेस के ऊपर आपका इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट होना चाहिए। फर्स्ट तो है आपके पास, आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो वहां एसेट्स परचेज लिखा गया है या बिजनेस परचेज, ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। अगर एसेट्स परचेज वर्ड है तो सिर्फ एसेट्स ली गई है, लायबिलिटीज नहीं ली गई। इस स्थिति में पेमेंट ज्यादा बनेगी, क्योंकि आप सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी। बिजनेस परचेज होगा तो इसका मतलब एसेट्स भी ली गई है एंड लायबिलिटीज भी ली गई है। तो कृपया इस चीज को आपने ध्यान रखना, क्योंकि जो ये चीज लिखी जाती है हम उसी प्रकार से एंट्री करेंगे। ट्रांसफर कंपनी जब अपनी एंट्रीज करेंगी, ट्रांसफर कंपनी जब एंट्री करेगी तो जो जो चीज सामने वाले ने ली है हम केवल उसी की एंट्रीज दिखाएंगे। इसी प्रकार लायबिलिटीज ली गई है या ट्रेड लायबिलिटीज ली गई है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है कि लायबिलिटीज और ट्रेड लायबिलिटीज में आपके पास क्या फर्क आएगा वो भी आप समझ लीजिएगा। कि जो आपके पास ट्रेड लायबिलिटीज होता है ये केवल व्यापार से रिलेटेड, जो परचेज वगैरह किया जाता है उससे रिलेटेड ही होता है, और इसमें बेसिकली हम क्या लेकर चलते हैं, ओनली ट्रेड पेबल्स। इसका मतलब सिर्फ ट्रेड पेबल्स लिए गए हैं और कुछ नहीं लिया गया। लेकिन जब लायबिलिटी वर्ड आएगा तो सब कुछ आएगा, चाहे वो ट्रेड पेबल्स हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हैं, चाहे लोन है, प्रोविडेंट फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, पेंशन फंड है, टैक्सेशन फॉर प्रोविजंस है, मतलब जितनी भी लायबिलिटीज है सारी की सारी लायबिलिटीज ले ली जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड लायबिलिटी वर्ड है तो वहां पर केवल और केवल ट्रेड पेबल ही शब्द आएगा। तो ये आप लोगों ने कृपया ध्यान रखना है इस चीज के लिए भी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जितने भी प्रोविजंस होंगे, जैसे स्पेशली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फ्रेंड्स इसमें खास बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए डेटर्स हैं 1 लाख के और प्रोविजन बनाया हुआ है 20,000 रुपए का, तो डेटर जो आपके नेट डेटर बच गए वो 80,000 के बच गए। तो जब ट्रांसफर कंपनी अपने आप को ट्रांसफर करेगी तो उसे जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वो डेटर में 1 लाख ही लिखेगी, 80,000 नहीं लिखेगी, 1 लाख यहां लिखेगी और 20,000 रुपए प्रोविजन के रूप में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ताकि उसे पता चले कि वास्तव में डेटर कितने के और हमने इसमें प्रोविजन की तरह बनाया हुआ। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें जो है ग्रॉस अमाउंट लेके चलना है, हम ये जो लास्ट में नेट बचेगा इसको लेके नहीं चलेंगे। हम 1 लाख के डेटर दिखाएंगे और 20,000 रुपए प्रोविजन के रूप में दिखाएंगे। तो इसको आपने खास ध्यान। और जो फ्रेंड्स अंतिम बिल्कुल टॉपिक आ रहा है दैट इज अबाउट द परचेज कंसीडरेशन, कि जी अब पैसे कैसे देने हैं।
पेमेंट चार तरीके से होगी फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट वन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर बेस है। पहला मेथड है लंप सम मेथड। ये बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने बताया 50 लाख रुपए में डीलिंग हो गई, ओके दैट्स इट, फारिग ले लो। 50 लाख में क्या लेना है, शेयर्स लेने हैं, डिवेंचर्स लेने हैं, व्हाटएवर, नगद लेना है, तो वो लंप सम पेमेंट, ये सबसे आसान सा मेथड है। इसके ऊपर शायद आपको कोई सम ना ही मिले, क्योंकि फिर एंट्रीज की वैल्यू इतनी रह नहीं जाती, क्योंकि मेन हम लोगों को जो सवाल करना होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन को निकालने से। तो ये तो था पहला मेथड लंप सम मेथड, जो नाम से स्पष्ट है कि आपने कितने पैसे देने हैं वो आप लोगों ने डील कर लिया है लंप सम मेथड के नाम से। मैं बता रहा हूं आपको परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ये चार प्रकार का है। पहला मैंने अभी अभी आपको बताया है, दैट इज लंप सम मेथड, कि आपने कितने पैसे देने हैं। दूसरा मेथड जो यूजुअली आपके हर क्वेश्चन में आएगा यूजुअली, and that is the net payment method. This is a very good method, net payment method. Basically हर सवाल में आपको इसी को डील करना है। बेसिकली ये मेथड क्या है फ्रेंड, इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रांसफरर कंपनी है जो बंद हो रही है, उसके शेयर होल्डर्स को आपने क्या पेमेंट की, जो पैसा शेयर होल्डर को दिया जाएगा फ्रेंड्स वही परचेज कंसीडरेशन माना जाएगा। इसके अलावा कोई पैसा परचेज कंसीडरेशन में ना शामिल किया जाएगा ना ही लेस किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, ना ही तो कोई पैसा ऐड किया जाएगा ना ही कोई पैसा लेस किया जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्रैक कर दिया, परचेज कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफरी कंपनी और ये हो गई आपकी ट्रांसफरर कंपनी। अब बी लिमिटेड के बाद देखिएगा फ्रेंड्स क्या कुछ पड़ा है। ये कह रहा है कि ट्रेड पेबल्स पड़े हैं 50,000 रुपए के, डन। ये कह रहा है कि डिवेंचर्स पड़े हैं 80,000 रुपए के, ओके डन। और इक्विटी शेयर्स पड़े हैं 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, ये भी डन हुआ। अब कंपनी ने क्या डीलिंग की, नंबर 1 कि ट्रेड पेबल्स का भुगतान कर देंगे 10% प्रीमियम पर, ओके, यानी कि 50,000 तो एक और 10% प्रीमियम 5,000 एक। पहली बात समझ में आ गई, लो जी फ्रेंड्स। नंबर 2 बोले कि डिवेंचर्स का भी हम रिडीम करेंगे, नहीं ये प्रीमियम पे नहीं था, सॉरी ये केवल ट्रेड पेबल का था। डिवेंचर्स को 10% प्रीमियम पर देना है, तो 80,000 पे एक हो गए और 8,000 पे एक हो गए, लो जी फ्रेंड्स, डिवेंचर का भी भुगतान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया कि ये इसके रियलाइजेशन खर्चे देगी। फ्रेंड्स ये वर्ड आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई लेन देन किया जाता है तो कुछ कागजी खर्चे होते हैं, कुछ कागजी काम करने होते हैं, तो वो सारे एक्स्ट्रा खर्चे जो है रियलाइजेशन के रूप में डील होते हैं। 2500 रुपए इस चीज के भी देगी। तो ध्यान दीजिए, अभी तो जो मैंने 3 बातें बताई हैं, ट्रेड पेबल का भुगतान हो रहा है, डिवेंचर का भुगतान हो रहा है, रियलाइजेशन खर्चों का भुगतान हो रहा है, लेकिन अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना है इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और मैंने बहुत अभी आपको बताया कि शेयर होल्डर को जो पेमेंट दी जाएगी केवल उसी चीज को परचेज कंसीडरेशन माना जाएगा। जस्ट लुक एट दिस नाउ, व्हाट इट सेज टू यू फ्रेंड्स, कि ये पेमेंट करेगी, उसको हम परचेज कंसीडरेशन मान रहे हैं। नंबर 1, हर एक शेयर होल्डर को 6 रुपए नगद देगी, तो 20,000 शेयर को 6 रुपए के हिसाब से 1,20,000 तो मिल गया नगद। और 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर देगी, तो 20,000 के बदले में 10,000 शेयर हो गए, और 10 रुपए का 1 शेयर देगी, तो लाख रुपए ये हो गए। तो 2,20,000 रुपए जो ये दिया गया है ना फ्रेंड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यही परचेज कंसीडरेशन माना जाएगा। अब कह दो सर बाकी क्या है, बाकी ऑटोमेटिकली अलग पेमेंट मानी जाएगी कि लायबिलिटी ले ली, बार की बार भुगतान कर दिया। अगर वो बार की बार भुगतान करने के बारे में ना भी कहे तो वो कर देगी अपने आप भुगतान, अगर सारा बिजनेस खरीदा गया है तो। अगर सारा बिजनेस नहीं खरीदा है इसने, तो जो लायबिलिटीज एसेट्स नहीं लेगी, स्पेशली लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर कंपनी खुद ही भुगतान करेगी उसका एज परचेज कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जो बात बता चुका हूं कि ना तो इसमें कोई और चीज ऐड की जाएगी, जैसे आप कह दो सर 50,000 ये, 88,000 ये, 2500 ये भी तो ऐड करो, नो, केवल वो चीज ऐड की जाएगी जो आपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है, ओनली दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज कंसीडरेशन। आई होप ये पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 इज अनदर वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स।
ये है आपका नेट पेमेंट मेथड। थर्ड है फ्रेंड्स आपका नेट एसेट्स मेथड। इसमें परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए सिंपल सा मेथड लगाना है, सन्ड्री एसेट्स मतलब माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। कौन सी एसेट्स? जो टेकन ओवर की गई है। सन्ड्री लायबिलिटीज कौन सी? जो टेकन ओवर की गई है। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने कह दिया कि ट्रांसफरी या कह लो ट्रांसफरर कंपनी को 10 लाख रुपए के तो शेयर मिलेंगे और बैलेंस जो रह गया वो नगद मिलेगा। अरे भाई 10 लाख के शेयर, ये बैलेंस कितना है हमें बैलेंस तो नहीं पता। अब देखिए मैंने पहला मेथड बताया लमसम मेथड, 50 लाख देने दे दो, बोले 40 लाख के शेयर ले लो, 10 का नगद ले लो, समझ में आ गई बात। दूसरा मेथड नेट पेमेंट मेथड पे तुम्हारे ये शेयर होल्डर को हम ये दे रहे हैं, ओके समझ में आ गई बात। इसमें ये कहते हैं कि बैलेंस नगद ले लो। अरे भाई बैलेंस कितना, तब हमें इस मेथड की जरूरत पड़ेगी, नेट एसेट्स मेथड। तब हम निकालेंगे सन्ड्री एसेट जो एसेट्स ली गई है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, सन्ड्री लायबिलिटीज जो उन्होंने ली है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। उसके बाद जो आया मान लीजिए वो सारा कुछ लेस करने पे आ गया 11.5 लाख रुपए। तो 11.5 लाख में से 10 लाख रुपए के शेयर ले लिए तो बैलेंस कितना बच गया? 1.5 लाख रुपए। तो केवल जो बैलेंस वर्ड है, बैलेंस कितना नगद दिया गया वो हमें नहीं पता। ऐसी स्थिति में हम जो मेथड फॉलो करेंगे दैट विल बी सन्ड्री एसेट मेथड। और यहाँ पर जो कुछ बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स वो यही है कि एक तो ये मेथड तभी यूज करना है जब नेट पेमेंट मेथड से सवाल नहीं हो रहा और इसमें केवल वही संपत्तियां और वही दायित्व लेने हैं जो ट्रांसफरी कंपनी लेने को तैयार हुई है। वो लिखेगा स्पष्ट कि ये चीजें ली गई है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इवन कैश। अब आप कहा जा सकता है कैश का क्या लेना है, लेकिन कैश भी एक एसेट है। अगर वो कहा गया है कि कैश को भी काउंट किया गया है नेट एसेट्स मेथड के अंदर, तो आप लोगों ने उस कैश को भी लेना है कि जिस तरीके से भी हम परचेज कंसिडरेशन को निकाल सके। जिस रेट पर वो ले रहे हैं हमें उसी तरीके से परचेज कंसिडरेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये है आपके पास मेथड नंबर 3, इसका नाम है नेट एसेट मेथड। लास्ट मेथड एंड लास्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक आज के लेक्चर में, उसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, आंतरिक मूल्य विधि। एक चैप्टर आएगा आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, दैट विल बी इन द 4th सेमेस्टर। उसमें शेयर्स का रेट निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। दैट्स अ वेरी गुड मेथड। इसमें क्या है कि जो कंपनी बंद हो रही है, ट्रांसफरर कंपनी, अगर ये कह दिया जाए कि इसको जो पैसे देने हैं वो इस कंपनी के शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू से या नेट एसेट्स मेथड बोलते हैं एक्चुअली उसको, से रेट निकालिए, जो रेट आएगा फिर हम डील करेंगे। तो वो कैसे निकलता है फ्रेंड्स? सारी की सारी सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से भाग करने के बाद वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, यानी एक शेयर का रेट आ जाएगा। वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हो गया? एक शेयर का रेट। जस्ट सपोज ये सन्ड्री एसेट में सन्ड्री लायबिलिटी लेस करने के बाद 10 लाख आ गया, इसके पास इक्विटी शेयर्स पड़े हैं मान लीजिए 1 लाख, तो ये आ गया 10 रुपए पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई इसकी, 10 रुपए पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए अब इसके पास 1 लाख शेयर्स पड़े थे एट द रेट ऑफ 5, 1 लाख से हमने भाग कर दिया, रेट क्या है 10, तो इसको जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई है उस रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। यानी बेशक इसका खुद का रेट 5 रुपए था पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आई है? 10 रुपए। तो 1 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से इसका 10 लाख रुपए का अमाउंट बनेगा। ट्रांसफरी कंपनी इसको, जो इसके 5 लाख की शेयर कैपिटल थी ना, 1 लाख शेयर गुना में 5 लाख, हमने बात तो नंबर ऑफ शेयर से करना होता है ना, हमने 1 लाख से भाग कर दिया, 10 रुपए शेयर आ गया, तो एक शेयर का रेट 10 रुपए आ गया, 1 लाख शेयर को 10 से गुना करेंगे, इसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। और फिर ये कह दे कि ट्रांसफरी कंपनी जो पैसे देने वाली है 10 लाख, वो भी खुद की शेयर का इंट्रिंसिक रेट पे देगी, तो उसका भी निकाल लेंगे इसी मेथड से। मान लीजिए उसका 20 रुपए रेट आ गया, मान लीजिए उसका 20 रुपए रेट आ गया, तो 10 लाख रुपए जो भुगतान करना है वो 20 रुपए से भाग करेंगे, तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ट्रांसफर कंपनी को दे देगी।
दिस विल बी नोन एज द परचेज कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बिकॉज इसमें सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं करा चुका हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। दैट विल आल्सो टेक अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ योर्स, आई थिंक सो। और उसके बाद अगले 2-3 लेक्चर्स में 4 या 5 सवाल हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इसको समझने के बाद ही आपको अगले टॉपिक समझ में आएंगे। आई होप आपको ये पसंद आए। सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।